नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। और जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि राष्ट्र का जो अन्नदाता है उसे किसान कहा जाता है, और खासतौर पर सिंचाई को लेकर जब किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो सरकार ने इसके लिए बहुत अहम योजना शुरू की जिसका नाम था कुसुम योजना। कुसुम योजना वो योजना थी जब आप अपनी सिंचाई के लिए सोलर पंप के माध्यम से आप सिंचाई कर सकते हैं। और अभी हाल ही में कुसुम जो ये योजना है उसकी जो गाइडलाइंस है, उसकी जो दिशा निर्देश है, उनका दायरा बढ़ाया गया है। दायरा बढ़ाने का मतलब ये है कि पहले जिस तरह से किसान बंजर भूमि पर सोलर पंप्स लगा सकते थे, अब वो जो ये पंप्स हैं उनको उस भूमि पर भी लगा सकते हैं जहां पर थोड़ा दलदल है, चाहे चरवाहे वहां पर अपने जानवर हैं उन्हें चराने जाते हैं। वेस्टलैंड, बिल्कुल वेस्टलैंड जो है। यानी सबसे अहम बात यह है कि तरीका चाहे कोई भी हो, सबसे अहम चीज ये है कि आप तक जो बिजली की आपूर्ति है वो पहुंचनी सुनिश्चित करना। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो ये प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसके दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है, उसका दायरा बढ़ाया गया है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रीति। Yes, and it's a Diwali day today. We wish you all a very happy Diwali. And even as we talk more about this, the widening of this scheme, the ambit of this scheme has been widened. We will be joined in by guests in the studio. As my co-anchor put forth for us, the Renewable Energy Ministry has expanded the scope of Pradhan Mantri Kusum scheme, and also under this scheme, the barren, fallow, and agricultural lands. Solar power plants can also be installed in the pasture lands and also marshy lands of the farmers, and this would give more scope for the farmers to earn. To support small farmers also, solar projects smaller than 500 kilowatt will be allowed by the states based on techno-commercial feasibility. There are more aspects of this scheme which have been widened. To talk more about this, we are joined in by guests. We are joined in by Mr. Jeevan Kumar Jethani. He is Director, Ministry of New and Renewable Energy. We are joined in by Mr. A.K. Gupta. He is Managing Director, JVVN, Government of Rajasthan. And we're joined in by also Dr. Hanif Qureshi, Secretary, Department of New and Renewable Energy, Government of Haryana. And also joining us is Mr. Ramakrishna. He's Executive Vice President, Tata Power Solar Limited. And we will interact with all of them to talk more about how important is the widening of this scheme. Mr. Jethani, when we talk of widening the ambit of the scheme, I would want you to first, we know how important and to what extent the government has keenly followed up, solar energy in the country. I would want you to talk more about it. Why was the need to widen the ambit of the of this scheme, and what went behind it to begin with? नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, शुक्रिया। कुसुम स्कीम के बारे में मैं पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। ये जो स्कीम थी ये पिछले साल मार्च में लागू की गई। इसमें 3 भाग हैं। एक पहला भाग है जिसमें किसान अपने अपने जो बंजर भूमि है या उसकी परती भूमि है, अब उसको बढ़ा करके हमने उसमें चरागाह और मार्शी लैंड दलदल भूमि भी शामिल कर दी गई है। इसमें वो 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक के प्लांट लगा करके वो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेच के अपनी आय बढ़ा सकता था। अभी जो उसकी लैंड थी, भूमि थी, उसका कोई उपयोग नहीं था, पर अब अपने इस बंजर भूमि पे वो सोलर प्लांट लगा करके और ये बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेच सकता है, जिसकी दर नियामक आयोग द्वारा निर्धारित, यानी रेगुलेटरी कमीशन एक हर स्टेट में, हर राज्य में एक नियामक आयोग है, वो तय करता है दर। उस दर पे वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बेच करके अतिरिक्त आय अपनी बना सकता है। इसमें हमने रखा था कि 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक। हमारे पास में रिक्वेस्ट आई कि ये जो 500 किलोवाट है इसको थोड़ा और कम किया जाए, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे किसानों के पास इतनी भूमि नहीं है। मान लीजिए आप उत्तर पूर्वी क्षेत्र है या आपके पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ पे एक साथ बड़ी भूमि की अवेलेबिलिटी नहीं होती है जी। ऐसे में फिर हमने इसको ध्यान दिया गया और ये देखा गया कि इसको हम कम कर सकते हैं, पर इसमें ये राज्य को ये देखना पड़ेगा कि इसकी टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी है कि नहीं है। वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जहाँ पे वो बिजली ली जाएगी, वहां पे कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या वो जो 11,000 वोल्ट की लाइन है उस पर जुड़ेगा या जो एलटी लाइन है 400 वोल्ट की होती है उस पर जुड़ेगा, ये सब वहाँ राज्य को देखना है।
बिल्कुल। इसीलिए हमने इसका कम कर दिया। इसके अलावा इसमें कुछ चीजें और की गई। ये मैं जो बात करता हूँ वो पहला भाग है जिसमें किसान अपनी जमीन पे सोलर प्लांट लगा करके बिजली बेच सकता है। इसमें पिछली बार हमने टाइम रखा था कि 9 महीने तक, यानी कि आप LOA जारी करेंगे, किसान को एक पत्र देंगे कि हाँ आप लगा लीजिए, उससे 9 महीने के अंदर किसान को लगाना था। अब हमने इसका दायरा बढ़ा करके 12 महीने कर दिया है, ताकि किसान, कई बार किसानों को जो फाइनेंस है, बैंक से लोन लेना है, उसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमने इसका टाइम बढ़ा करके 9 महीने से बढ़ा करके 12 महीने कर दिया है। को 15 होता है, उससे कम अगर आप बिजली देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, उसमें आपको एक जुर्माना था, उस जुर्माने को भी हटा दिया। क्योंकि कई बार ये होता है कि पहाड़ी क्षेत्र है या जहाँ पे क्लाउड ज्यादा रहता है, जरूरी नहीं कि बिजली की जितनी हम सोच रहे हैं कि 15% बिजली CUF आएगा, वो नहीं आ पाता है। तो उसके लिए किसान को क्यों पेनल्टी दी जाए, तो हमने उसको भी हटा दिया है इस बार। और चरागाह भूमि, पहले सिर्फ बंजर और प्रति भूमि पर ही था जी। अब हमने इसमें चरागाह भूमि और इसमें जो दलदली भूमि है, जो कच्छ एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी भूमि है किसानों के पास जी, तो उसको भी हमने शामिल कर लिया है। बिल्कुल, बहुत अहम आप बता रहे हैं वाली बात। हमारे साथ डॉक्टर हनीफ कुरैशी भी जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। हनीफ जी, जब हम बात करते हैं किसानों की, तो उनका योगदान अगर हम हरियाणा की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खेती किसानी हरियाणा में की जाती है। ऐसे में जिस तरह से इस योजना का दायरा बढ़ाया गया है, किस तरह से आप मानते हैं कि जो छोटे किसान हैं उनको लाभ मिलेगा और वो बिजली उत्पादन में भी निवेश कर पाएंगे, यानी दोहरी जीत हम बोल सकते हैं? सबसे पहले तो मैं दीपावली की शुभकामनाएं आपको दे दूं और आपके माध्यम से सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं जी। जैसा कि आपने कहा कि हरियाणा में एग्रीकल्चर एक मेजर एक्टिविटी है स्टेट की, और इसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के किसान हैं। तो इसमें जैसा अभी मेरे सहयोगी जेठानी जी ने बताया कि जो इसमें कुसुम का एक कंपोनेंट है, उसमें बिजली बनाने की जो बंजर और दलदल वाली जमीन है उस पर प्रावधान है, और जो कुसुम का बी कंपोनेंट है उसके अंदर जो किसान अपने ट्यूबवेल चलाते हैं, कई बार डीजल सेट से चलाना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हरियाणा में जो इरिगेशन है या तो वो यमुना नदी के आसपास होती है, या जो ये भाखड़ा नंगल से कैनाल सिस्टम आता है उस कैसे इरिगेशन होती है, लेकिन वो पानी कम पड़ता है। तो छोटे किसानों को ज्यादातर डीजल के जनरेटर लगाकर इरिगेशन करनी पड़ती है। तो उसमें कुसुम स्कीम में जो भारत सरकार ने एक स्कीम बनाई है, उसमें 75% पैसा उसका भारत सरकार देती है और 25% ही उसमें किसान को देना पड़ता है। स्टेट और सेंटर मिला के 75% देते हैं। तो बहुत कम कीमत पे ये सस्टेनेबल एनर्जी उनको मिलती है, क्लीन एनर्जी मिलती है, और वहां पर भी ये मिल जाती है जहां पर बिजली की लाइनें नहीं पहुंची हैं। तो इस प्रकार से दोनों तरफ से फायदा है। एक कंपोनेंट में वो अपनी जो जमीन है वहां से बिजली बनाकर कमाई कर सकते हैं, और जो बी कंपोनेंट है उसमें जो वो डीजल सेट लगाकर इरिगेशन करते थे उसमें वो सोलर पैनल से बिजली बना के कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह से फायदा इसमें किसानों का हरियाणा में खास तौर पर है। All right, from here we will bring in Mr. Ramakrishna. He's Executive Vice President, Tata Power Solar Limited. Thank you so much, sir, for joining us. When we talk of solar energy and the scope of of solar energy in the country, how important is the widening which has been initiated? First point, and secondly, time and again Prime Minister has talked of vocal for local. Time and again Prime Minister has emphasized how we can use opportunities, we can use crises and convert them into opportunities. I would want you to elaborate more on this thing has been initiated by the government. How can private sector also be enrolled efficiently into into the ambit of solar energy, so that the farmers could get the maximum benefit? Yeah, good afternoon everybody. Good afternoon, very happy Diwali to everyone watching this program. I think this particular scheme, Kusum, is in my view a visionary scheme, because there have been pumps that were installed over a period of time. I think nationally about 2.5 lakh pumps have already been installed.
But the best part of Kusum is that it is so well structured that there is a program that is there. It specifies everything, as Mr. Jethani and Mr. Qureshi elucidated. It gives details of everything. And therefore, there is a long-term plan associated with it. Second, I think it has great scope as far as domestic enhancement of the economy is concerned. Two reasons I'm saying this. One, because there is focus for local manufacturing, be it the modules or the pumps or the controllers, so there is so much of economic activity that happens and therefore there is focus for the local. The second is we are talking about 2.5 lakhs, and the scheme now is talking of about 35 lakh pumps over the next 3 to 4 years. Now, for all of this to happen, we have to go to every nook and cranny of the country. हर जगह, हर गांव में, हर कस्बे में जाके हमको इंस्टॉल करना पड़ता है ये पंप्स. So just imagine the kind of employment and economic activity that it triggers in each of these places in the country. And added to all of this, there is the benefit to the farmer, which has been well spoken about. And finally, it takes care of the environment. In my view, it is a visionary scheme and a win-win for everyone. बिल्कुल, जो आपने बात कही इसी को मैं आगे ले जाना चाहती हूँ जेठानी जी, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत में हमेशा से उन्हीं क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं जहां पर हम आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं. तो कुसुम योजना से जहां जो किसान हैं उनको फ्री बिजली के जरिए वो सिंचाई तो कर ही पाएंगे, लेकिन अगर वो इसको सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी करते हैं तो उनसे आमदनी भी होती है. एक विन विन सिचुएशन है अगर हम देखें तो. इस स्कीम में हमने और एक यूएसपीसी की बात की, यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर. अभी तक क्या होता है कि किसान के यहाँ हमने डीजल पंप रिप्लेस करके और सोलर पैनल लगा दिए. अब सिंचाई का तो एक पर्टिकुलर सीजन होता है, 100 से 150 दिन के भीतर ही होती है. उसके अलावा जो सोलर से बिजली पैदा होगी उसका कोई उपयोग अभी तक नहीं होता था. अब हमने इस स्कीम में एक यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर का प्रावधान रखा है, जिसके तहत किसान उस कंट्रोलर के थ्रू बाकी जो उसके चीजें हैं, जैसे आप शार्प कटर है, थ्रेशर है, या अपना कोई कोल्ड स्टोरेज लगाना चाहता है, या उस पे कोई बैटरी चार्जिंग करना चाहता है, या कोई फ्लोर बिल लगाना चाहता है, ये सब चीजें भी उस यूएसपीसी से चलेंगी. जिस समय वो सिंचाई का काम नहीं करते हैं और सोलर की बिजली, उस समय सोलर से बिजली पैदा हो रही है, उस बिजली का उपयोग बाकी चीजों के लिए भी किया जा सकता है. तो इससे किसानों की एक आय और बढ़ेगी. ये हमने इसमें प्रावधान किया है. बहुत अहम आप ये बात कह रहे हैं. एक बात और भी मैं समझना चाहती थी कुरैशी साहब आपसे कि खास तौर पर जब हम इसको बात को मान रहे हैं, क्योंकि ये सौर ऊर्जा से निर्मित पंप्स हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिहाज से तो ये अनुकूल है ही. और एक जो निर्भरता होती थी हमेशा से किसानों की भी भाई मानसून अच्छा हो, हालांकि अभी भी है वो चीज, लेकिन कहीं ना कहीं कम होती हुई. हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा. जो सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप हैं, हम ये मानते हैं कि अगर साल में 365 दिन है तो करीब 310-315 दिन इतनी सौर ऊर्जा मिलती है कि वो अपने पंप चला सकते हैं. और दूसरा एक शंका कई किसानों को ये थी कि शायद सौर ऊर्जा से पंप इतना पानी नहीं दे पाएगा जितना पानी वो बिजली से देता था. तो हमने इसके टेस्ट किए और जिस प्रकार की स्पेसिफिकेशंस भारत सरकार ने इन पंप्स की बनाई हैं, तो टेस्ट करने पे हमने देखा कि जितना पानी बिजली से चलने वाले पंप में मिलता है उतना या उससे कुछ प्रतिशत अधिक सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप में मिलता है. ये एक्सपेरिमेंट्स जब हमने गांव में जाके लोगों के सामने किए तो ये शंका उनकी दूर हो गई. और अब जो हरियाणा में अभी तक हमारा इस साल में 15,000 पंप लगाने का टारगेट है और करीब 1300-1350 पंप अभी तक लग चुके हैं. तो जो पंप लग चुके हैं लोग उनको देखते हैं तो वो उनको ये लगता है कि भाई ये बिल्कुल ठीक है, इसमें से पर्याप्त मात्रा में पानी आ रहा है.
All right, Mr. Jethani, when we talk of any scheme which is rolled out by the centre, effective and efficient management by the states is very important for a scheme to be successful. Now, when we talk of the Kusum Yojana, you know, every region in the country will have different geographical, topographical, climatic conditions. So I would want you to talk more about how easy, or for that matter how difficult is it to bring all the stakeholders together on board to ensure effective implementation. The Prime Minister has time and again emphasized on doubling the farmers' income by 2022. So you know, doubling the farmers' income is indeed not a small target. So bringing together all the stakeholders on the same page for effective implementation, what is the road ahead? As my friend from Tata Solar has said, that this is the scheme which was well structured. When you say well structured, it means we have designed the scheme guidelines after thorough stakeholder consultation. It's not we have not issued the guidelines from own. We have issued first the draft guidelines. We have drafted it taking into consideration of all the facts, our past learnings, and thereafter we have put it on our website, had consulted each and every one, and thereafter we have formulated guidelines. And also, as you have said earlier, that we have yesterday only we have expanded the scope of the scheme, and also we have amended the guidelines and issued some clarification. So during the past year of learning, whatever we have learned that these are the difficulties, and whenever we felt that there are difficulties, we have quickly amended our guidelines as to give the benefit to all the stakeholders. So that is our main purpose, and that's why we are successful in the scheme. बिल्कुल। और जिस तरह के दिशा निर्देशों में बदलाव किया गया है रामाकृष्णा जी, एक अहम चीज जो हम समझ पा रहे हैं इन बदलावों के जरिए वो ये है कि सरकार की जो नवीकरणीय बिजली योजना है उसमें किसानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए तो सुनिश्चित किया ही गया है इस योजना के अंतर्गत, वहीं पर्यावरण अनुकूल बिजली जो वो है वो गांव सुदूर इलाकों में पहुंचे, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। एब्सोल्युटली। ये जो पर्यावरण एनवायरनमेंट के लिए जो गवर्नमेंट सोच रही है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि विद दिस वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है थ्रू द सोलर, वन इट गिव्स बेनिफिट टू द फार्मर्स, दैट इज ड्यूरिंग द सन डेज, दैट इज फ्रॉम 7 o'clock to 4 o'clock और 5 o'clock वो अपने इरिगेशन काम करते हैं, which is a very comfortable thing. Second is it also is in lieu of the other electricity which he was using otherwise. ये सबसे important चीज है which is going to contribute to the environment जो आप कह रहे हैं. The third thing is जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे कि डबल होना चाहिए, वो it's a very simple mathematics. जो जो ऊर्जा उत्पन्न होता है सोलर एनर्जी से, जी रफली अराउंड 100 to 150 days of the work is used for irrigation purpose. जी जी okay, other part of it, अगर if they give it back to the grid, they earn money through that, and इस अर्निंग के जरिए उनका इनकम बढ़ने का बहुत ही अच्छा आसार है। साथ ही कुरैशी साहब, एक चीज और भी समझने की जरूरत है कि तकनीक ट्रांसफर यानी कि टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस तरह की योजनाओं में, उस पर प्रधानमंत्री खुद बहुत ध्यान देते हैं, और खासतौर पर कुछ सोलर पंप्स जो हैं वो हाइब्रिड तकनीक से बनाए गए हैं और कुछ बैटरी आधारित हैं, तो कहीं ना कहीं तकनीक के लिहाज से भी और उन्नत करके हम इस योजना के सफल क्रियान्वयन की उम्मीद कर सकते हैं भविष्य में। हाँ, ये आपने सही कहा कि पहले हमारा काफी इंपोर्ट पर आधारित था, लेकिन अब जो लोकल के एम्फेसिस देने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, तो अब हम जो टेंडर्स कर रहे हैं न केवल कुसुम स्कीम में, बल्कि हम जो हरियाणा के रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट में हम दूसरे सोलर की स्कीम्स चला रहे हैं। जैसे अभी हमने आंगनबाड़ी के अंदर सोलर लाइट लगाने का हमने एक प्रोग्राम बनाया है, एक हमने मनोहर ज्योति स्कीम है जो जहां ढाणियां हैं छोटी, जहां बिजली नहीं है वहां के लिए स्कीम बनाई है। उसमें हम देख रहे हैं कि अब बहुत सारे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज के लोग सामने आ रहे हैं, चाहे वो पंप बनाने की बात हो, चाहे वो माउंटेड स्ट्रक्चर्स बनाने की बात हो, चाहे उसके एसोसिएटेड सर्किटरी बनाने की बात हो, पैनल्स की बात हो, ये सारे हमारे इंडिजिनस बन रहे हैं।
तो इससे जैसे जैसे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है कि 175 गीगावाट हमें रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक बनानी है और उस टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ इसका इस्तेमाल इंडिजिनस टेक्नोलॉजी यूज करके हो, इस दिशा के अंदर भी हम बढ़ रहे हैं। Right, I'll take this forward to Mr. मैं एक बात और जोड़ना Yes, चाहूंगा। please continue. हमने जो ये पंप के स्पेसिफिकेशन होते हैं वो उसको हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। पिछले साल ही जब हमने कुसुम स्कीम लॉन्च की थी, उस समय हमारे जो पुराने पंप के स्पेसिफिकेशन थे उसमें करीब 10% की एनर्जी एफिशिएंसी जोड़ करके, और मतलब अब जो पंप लग रहे हैं वो पिछले वाले पंप से 10% ज्यादा एफिशिएंट हैं। साथ ही साथ हम इसमें एक चीज और लेके आए हैं, रिमोट मॉनिटरिंग। अब आप अपने पंप को रिमोट से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। एक मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी आपके पास में, किसान उसमें देख सकता है कि कितना वाटर फ्लो है, उसका पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये सारा जो डेटा है वो हमारा एक नेशनल, पहले स्टेट पोर्टल पे आएगा और स्टेट पोर्टल इसके बाद में नेशनल पोर्टल पे आएगा। तो इस तकनीक का सहारा लेकर के हम लोग उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, अभी तक ये होता था कि आप मॉनिटरिंग नहीं कर पाते थे सही तरीके से, होती थी बट सही तरीके से नहीं होता। अब आपको इंस्टेंटली पता चलेगा कि ये पंप चल रहा है नहीं चल रहा है, अगर ये बंद है तो कितने दिन से बंद है, क्यों बंद है, ये सारी चीजें अब हम रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। All right, harnessing of solar energy, or for that matter, solar energy is part of the other renewable energies. I would want you to talk more about it, Mr. Jethani. The Prime Minister has talked of self-reliance. Now, it will not only help in making us self-reliant, making our farmers self-reliant, help in increasing their income, but also, just a while back, Mr. Qureshi was talking of how indigenously made pumps are, successful. So that would also give more scope for us to offer to the world also, apart from being self-reliant in the field ourselves. Definitely. Now we have our one of the big multilateral organization headed by India. This is International Solar Alliance. So this is now in India, and its headquarters is in Gurgaon. So under that International Solar Alliance, they are also doing tendering process, and for the African countries. Last year, they have issued tender for 2.71 lakh solar pumps, and that is targeted for the African countries. So, wherein the Indian manufacturers participated, and so this is going to give a large scope for the other countries where the pumps are going to be installed by the Indian manufacturers. So, yes. Indian manufacturers are very much enthusiastic. Now the scope is going to increase. The success of the Kusum scheme has been seen by the other countries as an opportunity, and they are asking more and more that how we can implement such kind of schemes in our countries, and they are asking what kind of specifications they are using, how you are monitoring, how you are taking the quality control, all such things they are seeking advice from our country. बिल्कुल, और ख़ास तौर पर जब हम किसानों की इनकम को बढ़ाने की बात करते हैं, उनके चेहरे की खुशी की बात करते हैं, जो फसलों से जुड़ी है, उसके लिए कहीं ना कहीं इस योजना का दायरे का बढ़ना अपने आप में बहुत अहम है। हम हमारे सभी मेहमानों का, खासतौर पे जीवन कुमार जेठानी जी आपका, डॉक्टर हनीफ कुरैशी आपका और रामाकृष्ण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज के दिन अपना कीमती समय निकाला और अपने विचार इस मंच से हमारे साथ साझा किए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत अहम है कि किस तरह से इस योजना के दायरा बढ़ने से अब निर्बाध जो आपूर्ति है बिजली की वो तो सुनिश्चित होगी ही, और अगर आप ग्रिड तक वापस बिजली भेजते हैं तो आपके पास कमाई का भी मौका है, यानी एक विन-विन सिचुएशन है किसानों के पास। Yes, it's a win-win situation for the farmers, and also the main aim, the main target is to increase the income of the farmers and to make them self-sufficient and upliftment of the farmers. So on that note, we'll end Atmanirbhar Bharat's edition this morning. Also, it's a quick reminder on our parts, it is indeed a happy Diwali. We wish you all a safe and a prosperous Diwali, but at the same time, do not forget to be part of our Mass Ka
Up India initiative, the campaign which you're running on DD India and DD News. It's just a simple task: wear a mask, but wear it correctly and properly. Remember, that is the most cost-effective method through which you can keep yourself and people around you safe during these COVID times. आज के इस दिन और अब जब त्योहार का पूरा सीजन है तो बहुत अहम है, जिसका आह्वान प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि उससे आप खुद को तो सुरक्षित रखते हैं पर जो आपके साथ है वो भी सुरक्षित रहता है। तो आप खूब अच्छे से दिवाली मनाएं, सुरक्षित दिवाली मनाएं, सशक्त दिवाली मनाएं। इसी इल्तिजा के साथ हम लेते हैं इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।